Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 5th of February 2026. 5 फरवरी 2026 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों को भी लगता है करंट अफेयर्स उनका वीक रह गया, इस साल के लिए नहीं पढ़ा है, इस साल का प्रीलिम्स कैसे देंगे, तो TEMSIES.com में आप जा करके हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लगातार लेक्चर बनते जा रहे हैं, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए। मंथ वाइज में हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स में डाल रहा हूँ। नवंबर दिसंबर हमने कंप्लीट कर लिया, जनवरी हमने स्टार्ट कर दिया डालना, तो आप लोग ज्वाइन करें। जो वीडियोस हैं वो देख ले। और आज या कल से मैं इकोनॉमिक सर्वे भी उसमें अपलोड करूँगा, पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आप देख सकते हैं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। पहली न्यूज़ जो है वो है फ्रंट पेज की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रेसिडेंट रूल एंड्स इन मणिपुर, सीएम सॉर्न इन। तो नए सीएम आ गए हैं मणिपुर में, और बहुत दिनों से मणिपुर में ऑब्वियस सी बात है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है जब प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा था। इट वॉज नियरली अ ईयर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। तो अब नए सीएम पहले तो कौन बने हैं, तो युमनाम खेमचंद सिंह, याद रखेगा युमनाम खेमचंद सिंह, ही इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। पहले तो ये एक फैक्ट आप याद रख लीजिए, जस्ट फॉर एनी वन डे एग्जामिनेशन जो पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, कि क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, कैसे लगता है प्रेसिडेंट रूल, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि प्रेसिडेंट रूल जब आप पढ़ेंगे तो 3 आर्टिकल्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एक है आर्टिकल 356, है ना, क्योंकि आर्टिकल 356 में ही प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन्ड है। इट इज़ इम्पोज्ड, द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो मेन रीज़न लिखा हुआ है कि क्यों प्रेसिडेंट रूल आपको अप्लाई करना है, तो वह है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर में ही प्रेसिडेंट रूल लगता है। अगर कभी यूपीएससी आपको कंफ्यूज करा और लिख दिया कि ऑन द फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द स्टेट, तो आपको नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के फेलियर में, एग्जीक्यूटिव मशीनरी के फेलियर में कोई ऐसा लिखा हुआ टर्म तो वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर ही माना जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर उसका पालन नहीं किया जा रहा है स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। द टर्म्स लाइक स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट रूल, याद रखना। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर को, लेकिन इट इज़ द इंटरप्रिटेशन बाय द सेंटर। बट होना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर ही चाहिए। इसके लिए मैंने बताया आपको 3 आर्टिकल पढ़ने थे, तो 356 तो मैंने आपको बता दिया। 2 आर्टिकल जो और इसके साथ आपको पढ़ने, क्योंकि ऑलवेज प्रेसिडेंट रूल विल बी रेड इन टुगेदर विद 2 आर्टिकल्स। फर्स्ट इज आर्टिकल 355. इट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट स्टेट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करने के लिए कि स्टेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करें। दूसरा आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट, वो है आर्टिकल 365 कहता है कि इफ अ स्टेट डज नॉट कंप्लाई विद द सेंटर्स डायरेक्शन, अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करता है, देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट इट्स गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये मेक श्योर करता है कि सेंटर के डायरेक्शंस पे स्टेट्स काम करें। पर अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर पा रहा है, और फिर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर बोलेंगे और फिर प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट द स्टेट गवर्नेंस कैन नॉट कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशनली। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर पा रही है, तो या तो गवर्नर रिपोर्ट करता है या फिर प्रेसिडेंट अपने आप ही अपने डिस्क्रिशन पे भी ये अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड प्रेसिडेंट रूल में भी डिक्लेयर्ड, हालांकि पार्लियामेंट्री अप्रूवल नेसेसरी है। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। ये 2 मंथ का टाइम पीरियड होता है, तो प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 2 मंथ। एंड इफ द प्रेसिडेंट रूल इज डिक्लेयर्ड व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो और प्रेसिडेंट रूल लगा हो, और इफ इट dissolves within the 2 months without approving the proclamation, then it remains valid until 30 days after the Lok Sabha reconvenes। मतलब जब दोबारा लोकसभा बनेगी तो उसके 30 दिन तक ये चालू रहेगा। इसके बाद राज्यसभा को लेकिन हाँ अप्रूवल हमेशा जरूरी होगा।
ठीक है। अगर अप्रूवल आपको एक्सटेंशन का करना है तो सिंपल मेजॉरिटी लगती है, अप्रूवल करना है या एक्सटेंशन करना है तो सिंपल मेजॉरिटी लगती है पार्लियामेंट में, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है ना। देन इनिशियली इट लास्ट फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद पार्लियामेंट्स अप्रूवल एवरी 6 मंथ। तो ये इनिशियली 6 महीने के लिए लॉन्च मतलब लागू होगी, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं आप अप टू 3 years, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल हर 6 महीने में लगेगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, उसने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का आपको इट परमिट्स एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year इफ़ अ नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स, है ना। तो अगर नेशनल इमरजेंसी फोर्स में है तभी आप 1 साल से ज़्यादा करेंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई कर दे कि इलेक्शन नहीं किए जा सकते हैं 1 साल से ज़्यादा करने के लिए, या तो नेशनल इमरजेंसी फोर्स में हो, दूसरा अगर इलेक्शन कमीशन ये लिख करके दे दे कि भैया इलेक्शन नहीं किया जा सकते, तभी आप 1 साल से ज़्यादा करेंगे और 3 साल तक कर सकते हैं। और अगर 3 साल से फर्दर आपको एक्सटेंशन करना है तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रेसिडेंट रूल एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एवरीथिंग अबाउट द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल। सेकेंड न्यूज पे आते हैं तो बड़े बड़े पक्षी आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सारस क्रेन। सारस क्रेन बहुत फेमस बर्ड है, इट इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, मैं बर्ड इन द वर्ल्ड 3-4 बार बोल चुका, पता नहीं क्या है। इट इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा सारस क्रेन के बारे में। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं इनका कॉमन नेम तो सारस क्रेन होता है, साइंटिफिक नेम ग्रस एंटीगोन होता है, ग्रस एंटीगोन इज द साइंटिफिक नेम। इसके अलावा पॉपुलेशन जो एस्टिमेटेड है 15,000 से 20,000 के आसपास इंडिया में। हाइट इनकी 52 से 156 सेंटीमीटर तक होती है एंड दे आर लार्ज एलिगेंट क्रेन्स। एंड वेट इनका 6.5, 7.5, 8 किलो तक जाता है। दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कई बार यूपीएससी पूछता है कि लिस्टेड एट शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, तो दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड एज वल्नरेबल इन IUCN। तो IUCN में वल्नरेबल है, शेड्यूल 4 के स्पीशीज हैं। सारस क्रेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। Basically, it is mostly found in pairs or small groups of 3 to 4. They are known to mate for life with a single partner. पूरी लाइफ सिंगल पार्टनर से ही मेट करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सारस क्रेन का। एंड इट्स ब्रीडिंग सीजन कोइंसाइड्स विद द हैवी रेनफॉल इन द मानसून। एंड इनका जो नेस्ट बनता है, इनका जो घोंसला बनता है, दैट इज ऑन वाटर इन नेचुरल वेटलैंड्स और इन अ फ्लडेड पैडी फील्ड। तो या तो फ्लडेड पैडी फील्ड में होगा या फिर नेचुरल वेटलैंड पानी के ऊपर इनका बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। एंड जुवेनाइल्स दे फॉलो देयर पेरेंट्स फ्रॉम द डे ऑफ द बर्थ। एंड इसके अलावा कंजर्वेशन इश्यूज जो मेनली इंडिया में है इनके, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन है वही इनका डिग्रेडेशन है, क्योंकि वहीं पे ये तो रहते ही है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, तो आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पे फिर ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है, दो बहुत ही मेजर न्यूज़ हमने देख ली है, एक तो सारस क्रेन की और दूसरा द थर्ड न्यूज़ देखो यहाँ पे लिखा है द मोहनलाल इफेक्ट। अब ये मोहनलाल एक्टर है, दृश्यम अगर आपने ओरिजिनल देखी है मलयालम वाली तो उसमें मोहनलाल ही एक्टर। तो मोहनलाल इफेक्ट हुआ क्या है, मोहनलाल जी के घर में 2 आइवरी टस्क मिले, आइवरी मिले है ना, जो इलीगल है। उनका पोजीशन क्या है, 2 सेट्स ऑफ आइवरी मिले जो कि इलीगल पोजीशन है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पोजीशन है, इलीगल पोजीशन है। एंड अब जो है इस एक्टर के केस के कारण वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज, ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज हैं, इनके लिए एक लॉ केरला ने पास किया है, ठीक है ना। तो इलीगल आइवरी पोजीशन केस हैज पेव्ड द वे फॉर अ जनरल एमनेस्टी स्कीम टू डिक्लेयर द पोजीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स इन केरला। केरला में वाइल्ड लाइफ पोजीशंस जो भी आपके पास हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की जा रही है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इट विल सून कम आउट विद अ नोटिफिकेशन which will enable the public to declare the wildlife trophies in their possession by invoking section 40 subsection 4 of the Wildlife Protection Act 1972। तो section 40 subsection 4 of the Wildlife Protection Act 1972 स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसने ये एक नोटिफिकेशन लेकर के आएगा, जिसके बाद जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, इट कैन डिक्लेयर द वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज इन देयर पोजेशन। जो भी उनके पोजेशन में वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज हैं उनको वो इन्वोक कर
देगा, ठीक है। द डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग द पोजेशन ऑफ आर्टिकल्स हैज एक्सपायर्ड ऑन 30 सितंबर 1991। पहले ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी था बट ये 1991 में एक्सपायर हो चुका था। और अब ये जो प्रपोज्ड स्कीम है ये उन लोग को बेनिफिट करेगी जो लीगल ओनर्स हैं आर्टिकल्स के, जो पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते थे सिंस देयर वाज एन एक्सपायरी ऑफ द नोटिफिकेशन। तो अब ये लीगली तरीके से जिनके पास लीगली ओन्ड आर्टिकल्स हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं। वंस डिक्लेयर द ओनर्स विल गेट ओनरशिप सर्टिफिकेट फॉर द आर्टिकल्स एंड इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लीगल एक्शन। तो जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया उनको ओनरशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड इम्यूनिटी मिल जाएगी फ्रॉम एनी लीगल एक्शन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हालांकि एक्टर को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो लीगल पोजीशन है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर रूबियो वेलकम्स द ट्रेड डील। अब इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है तो ये इसके लिए एस जयशंकर ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है सबका। हालांकि इसमें एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ऐसा इंडिया का कहना है। और यूएस जो है वो टैरिफ 50% से घटा करके 18% पर ला देगी, है ना, 50 से घटा करके 18%, क्योंकि एक तो 25% की पेनल्टी टैरिफ हट जाएगी प्लस 25% की जो एक्स्ट्रा टैरिफ थी वो घट के 18% आ जाएगी, तो टोटल टैरिफ 18% ही बचेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है हुई हैं। रशियन ऑयल लेकिन हमको लेने से मना करना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पे चीज़ें लिखी थी कि इंडिया होस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट फरवरी में। याद रखना इसी महीने इंडिया विल होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट। इसके अलावा इंडिया अभी भी होपफुल है कि लास्ट ईयर जो क्वाड उसको होस्ट करना था वो नहीं हो पाया था, तो शायद 2026 में क्वाड वो होस्ट कर सके। सो अभी उसके लिए हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे मूव करते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन सेपरेट सेंसस एंट्री। अब ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है उनका डी नोटिफाइड ट्राइब्स, nomadic tribes and semi nomadic tribes, basically they are demanding that the 2027 census should count them separately। उनका ये कहना है कि 2027 के सेंसस में उनको सेपरेटली काउंट किया जाए, उनको SC ST OBC के अंदर ना डाला जाए, है ना। तो दे डोंट वांट टू बी मर्ज्ड विद द अदर कम्युनिटीज लाइक SC ST OBC। उनका कहना है कि भैया हमारी सेपरेट कैटेगरी बनाओ। अब आप सबको पता है कि 2027 का जो सेंसस होगा इट विल बी अ कास्ट सेंसस। इट इज़ द फर्स्ट कास्ट सेंसस सिंस 1931, है ना। एंड आफ्टर 1931 census the SC list was created in 1936। ये भी आपको थोड़ा फैक्ट बता दूं। अब इनका इन कम्युनिटीज का ये कहना है कि इफ वी आर काउंटेड प्रॉपरली नाउ रियल जस्टिस कैन फाइनली फॉलो। अब आपको पहले बता दूं डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते क्या है। तो हुआ क्या था कि 1871 में ब्रिटिशर्स ने पास किया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो उसमें उन्होंने कई कम्युनिटीज़ को, स्पेशली जो नोमैडिक पीपल थे, उनको क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया था। दे डिक्लेयर्ड क्रिमिनल बाय बर्थ। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब क्रिमिनल बाय बर्थ कर दिया तो जैसे ही पैदा हुए क्रिमिनल हो गए। तो दे वर कॉन्स्टेंटली वॉच्ड, हैरेस्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड। इवन द चिल्ड्रंस वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, ठीक है ना। फिर इंडिपेंडेंस मिली और 1952 में हमने ये लॉ रिपील कर दिया, हटा दिया। एंड दीज कम्युनिटीज वर देन कॉल्ड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, मतलब कि दे आर नो लॉन्गर ऑफिशियली क्रिमिनल्स, दे आर डी नोटिफाइड। पहले नोटिफाइड थे, अब डी नोटिफाइड हो गए, ठीक है ना। बट द सोशल स्टिग्मा हैज नेवर एंडेड। एक जो सोशल स्टिग्मा लग जाता है वो कभी एंड नहीं हुआ। So over the years many DNTs were pushed into SC ST OBC list। तो DNTs को क्या SC ST OBC लिस्ट में डाल दिया गया, बट दे आर फार मोर मार्जिनलाइज्ड देन मोस्ट ग्रुप्स विद दीज कैटेगरीज। तो उनका ये कहना है कि भाई SC ST OBC में भी सारे लोग मार्जिनलाइज्ड नहीं है, हम ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट कम्पीट इवन विद द SC ST OBCs। तो इनका ये कहना है कि हम तो SC ST OBC से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एंड देयरफॉर वी आर इनविजिबल टू देम, है ना। एक तरीके से हम इनविजिबल हो गए। और इनका इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन भी है, फिर SC ST भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। गवर्नमेंट कमीशन ने बताया कि 1200 से ज़्यादा डी नोटिफाइड ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड 267 कम्युनिटीज ऐसी हैं विच आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड एनीवेयर, एंड देयरफॉर दे वांट अ सेपरेट कॉलम इन द सेंसस। अगर सेपरेट कॉलम एंड सेपरेट कोड आप देंगे, नहीं देंगे, तो वी विल डिसअपियर अगेन। इनका ये कहना है कि हम फिर से डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। और सेपरेट कॉलम के बाद हो सकता है कि हमको रिकग्निशन मिले, हमको राइट्स मिले। और इनका ये भी कहना है कि बैकवर्डनेस नहीं होती, बैकवर्डनेस भी ग्रेडेड बैकवर्डनेस होती है। मतलब कि नॉट ऑल DNTs आर इक्वली बैकवर्ड एंड नॉट ऑल SC ST OBCs आर इक्वली बैकवर्ड, है ना। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हम बोलते हैं ना, बट क्या सब कोई बराबर थोड़ी बैकवर्ड होता है। कुछ लोग बहुत रिच होते हैं, कुछ लोग उसमें भी IAS के बच्चे होते हैं, कुछ ये सारी चीजें भी तो है। तो इवन विद इन द DNTs सम आर वर्स देन द अदर्स।
इसीलिए एक सेपरेट डीएनटी का शेड्यूल हो, उसके भीतर भी एक सब क्लासिफिकेशन हो, और डिमांड यही है कि बेसिकली अगर आप इस तरीके से कैटेगरी करते तभी हम बेनिफिट ले पाएंगे। जो गवर्नमेंट इसकी स्कीम्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जो सीड स्कीम है, तो इन सबका हम फायदा कब उठा पाएंगे, जब हमारी अलग कैटेगरी होगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आ गया होगा आपको। कोऑपरेटिव कैब सर्विस द भारत टैक्सी लॉन्चेस टुडे, ये देख लो आप लोग, कोऑपरेटिव कैब सर्विस है भारत की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह लॉन्च करेंगे इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी। तो ये कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, एंड भारत टैक्सी हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव इन मोबिलिटी सेक्टर, प्लेसिंग ड्राइवर्स विच आर रेफर्ड एज सारथीज, इनको चैरिट, मतलब शब्द तो बड़े बड़े ही लिखते हैं, हाँ। ड्राइवर को लिख दिया सारथी, एट द सेंटर ऑफ द ओनरशिप, ऑपरेशन एंड वैल्यू क्रिएशन, देयरफॉर फ्रीइंग देम फ्रॉम द एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल। तो एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल जैसे बीच में ओला हो गया, उबर हो गया, इन सब के मॉडल से विपरीत एक कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल है, एंड इट्स बाय द कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड सारथी जो है वही ओनरशिप रखेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। कुड द नियर एक्सटिंक्ट एशियाटिक चीता रिवाइल्ड सऊदी अरेबिया, ये न्यूज़ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट एंड इम्परेटिव ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, अब ये आर्टिकल हम ज़रूर देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बात ये की गई है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाना चाहता है, और फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना चाहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, जैसे कि आपको पेंशन देनी है, सैलरीज देनी है, बिजली के बिल देने, मतलब इनसे कुछ नया क्रिएट नहीं होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो नया क्रिएट करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने ब्रिज बना दिया, पोर्ट्स बना दिए, आपने रोड्स बना दी, तो इनसे फिर आपको आगे जाकर के जॉब क्रिएशन और टूरिज्म, इन सब से पैसा फिर मिलने लगता है। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहते हो। दिक्कत क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में मतलब कि पैसा तो बढ़ रहा है, कि पहले 100 रुपये था, अब 120 रुपये खर्च होने लगा, फिर 140 रुपये खर्च होने लगा, फिर 160 रुपये खर्च होने लगा। बट आप देखो बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी ग्रोथ जो है वो परसेंटेज घटती जाएगी। ये जो ग्रोथ है ये 20% की ग्रोथ है, ये ग्रोथ जो है वो 16-17% की ग्रोथ है, फिर ये ग्रोथ 14-15% की बचती है। तो वही उनका कहना है कि जो कैपेक्स में इंक्रीज है एब्सोल्यूट टर्म्स में तो है, बट कैपेक्स में जो इंक्रीज आपको परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज में दिखनी चाहिए, वो परसेंटेज में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही। तो फर्स्ट जो इशू है वो कैपेक्स के परसेंटेज ग्रोथ में है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी ऑथर ने बोला है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की, कि भाई आपका जो खर्चा है ना वो भी आउट ऑफ द रेंज नहीं जाना चाहिए। जैसे एफआरबीएम जब आप एक्ट पढ़ोगे तो एफआरबीएम में 3% ऑफ जीडीपी तक का लिमिट लिखा हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट आपका 3% ऑफ जीडीपी हो सकता है। हालांकि कुछ मतलब वो कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, तो आप आगे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 8 से 9%, 10% तक का फिस्कल डेफिसिट कर रखा है। तो ऑथर का ये कहना है कि भाई कुछ कारण है कि वो उसकी लिमिट 3% सेट की गई है। देयर इज अ रेशनल व्हाई इट इज रेशनल फॉर डेट टू जीडीपी रेशियो इज 3%, मतलब 3% का ही रेशियो रखा गया डेट टू जीडीपी। कुछ कारण है ना। एंड अगर बहुत ज़्यादा आप हाई कर दोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है इशू शुरू हो जाएगा। अगर ये भी डेफिसिट भी आप बहुत ज़्यादा कर दोगे ना तो वहाँ पे भी इशू शुरू हो जाता है। तो हमको ये दो इशूज फिस्कल कंसोलिडेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। देन ऑथर ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाए। तो थर्ड इशू जो ऑथर ने उठाया वो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं बढ़ रहा है उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इश्यूज सराउंडिंग द यूजीसी रेगुलेशन, सिंपल है। अभी रिसेंटली 2026 में ये आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 लाया गया था। उसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ। क्यों विवाद हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है, इस बार जो लॉ आए उसमें डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखा गया और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया एज डिस्क्रिमिनेशन ओनली अगेंस्ट एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, तो केवल एसटी, एसटी, ओबीसी को और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर दिया गया। तो जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना यह था कि भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया जनरल कैटेगरी के। दूसरा, जनरल कैटेगरी का ये कहना था कि भाई
भाई इससे तो जो फेक केसेस हैं वो भी बहुत सारे आएंगे। कल को कोई SC/ST का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट रैगिंग भी ले लेगा और वो फर्स्ट ईयर के जनरल के बच्चे को जेल भी पहुंचवा देगा, बोल देगा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन किया है इसने। दूसरी चीज, पहले इसमें था कि भैया जो फेक केसेस है उसके लिए एक प्रोविजन था, बट फाइनल जो ड्राफ्ट आया उसमें फेक केसेस के अगेंस्ट जो प्रोविजन था वो हटा दिया, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड फॉर दैट रीजन इट इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, जैसे कि वेदर अ सेपरेट डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बियर्स रीजनेबल नेक्सस टू द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, कि क्यों आपने एक सेपरेट डेफिनेशन डाली, क्या उसकी जरूरत थी। वेदर दिस डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विल अफेक्ट द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, तो क्या ये जो डेफिनेशन आपने डाली है ये अफेक्ट करेगा सब क्लासिफिकेशन को। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो आर्टिकल लॉ न्यूज में था वो है आर्टिकल 14, क्योंकि इक्वलिटी के अगेंस्ट बोला जा रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। डेमोक्रेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मल इक्वलिटी बोलते हैं। आर्टिकल 14, 15 को फॉर्मल इक्वलिटी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड आर्टिकल 15 ऑल्सो इनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर OBC, SC, ST, इसको हम सब्सटैंटिव इक्वलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल इक्वलिटी मतलब सब बराबर है, सबको ऐसा करना है, सब वो ऐसा करना है। लेकिन आर्टिकल 15 जब आप पढ़ो तो वो ये कहता है कि OBC, SC, ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस स्टेट बना सकता है, इसको हम सब्सटैंटिव इक्वलिटी बोलते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट फॉर्मल इक्वलिटीज अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्रेस द डिफरेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक फॉर्मल इक्वलिटी बोल दी, जैसे आर्टिकल 14, 15 में जो नॉर्मल लिखा है वो फॉर्मल इक्वलिटी, भाई सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, सब बराबर है। लेकिन जब 15 में ये बोलता है ना कि SC, ST, OBC के लिए आप कुछ अलग से प्रोविजन बना सकते हो, जिसको हम कई बार एफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब्सटैंटिव इक्वलिटी। सब्सटैंटिव इक्वलिटी क्यों कंसेप्ट में आया, कि सब्सटैंटिव इक्वलिटी इसलिए आया क्योंकि उनका ये कहना था कि फॉर्मल इक्वलिटी अकेले काफी नहीं है ना। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है, तो देखते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। बट ये इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला नया, जो आई होप आपको काम आएगा। एंथ्रोपिक ने एक टूल, एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी, उसने एक टूल लॉन्च कर दिया जिसने कि इन्फोसिस, TCS इन जैसी कंपनी से काम बड़े आसानी से ऑटोमेटेड प्रोसेस में कर देगी। तो इसलिए जो IT स्टॉक्स थे वो कल पूरे टंबल कर गए, गिर गए, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एंथ्रोपिक याद रखना। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।